कैसे आप कहेंगे कि पूरे हिंदुस्तान के लोगों को ढोकला खाना पड़ेगा? अगर आप ये बात नहीं बोल सकते हैं तो आप कैसे कह सकते हैं कि कौन क्या खाएगा, कौन क्या नहीं खाएगा? इस बात को आप कैसे तय कर सकते हैं? हम कहते हैं कि भारत के सामने अगर कोई एक विकल्प हो सकता है तो वो लोकतंत्र का विकल्प है। भारत को बेहतर बनाने का अगर कोई एक रास्ता हो सकता है तो वो संविधान का रास्ता है। भारत के सामने अगर हमको भारत को एकजुटता का सवाल उठाना है, इसको एकजुट करके दुनिया के अंदर एक बेहतर संदेश देना है, शांति का संदेश देना है, तो हमको विविधता में एकता की बात करनी पड़ेगी। लेकिन हुआ क्या? अखलाक को इसलिए मार दिया गया कि उसके पर आरोप था कि उसके यहाँ बीफ मिला हुआ था। और पूरे देश के अंदर अभी कल की घटना है, मोहम्मद अयूब नाम के लोगों को लिंचिंग करके मार दिया गया गुजरात के अंदर। और ये तब घटना हुई है जब मोदी जी केक काटने के लिए गए हैं। एक नीरो था, जब रोम जल रहा था तो वो बंसी बजा रहा था। एक मोदी जी हैं, जब हिंदुस्तान जल रहा है ये केक काट रहे हैं। दोस्तों, ये जो परिस्थिति है समाज के अंदर, इसको गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। हम सब के बीच में एक अंतर हो सकता है। मैं बिहार से हूँ, आप उत्तर प्रदेश के हो सकते हैं। मैं मैथिली बोलता हूँ, आप अवधी बोल सकते हैं। आपकी भाषा कुछ और हो सकती है, आप भोजपुरी बोल सकते हैं। कोई हिंदू हो सकता है, कोई मुसलमान हो सकता है, कोई महिला है, कोई पुरुष है, कोई गोरा है, कोई काला है। लेकिन बताइए क्या हम लोग अल्टीमेटली इंसान हैं कि नहीं हैं? आज इंसानियत को इस तरीके से क्यों खतरे में डाल दिया गया है? क्यों किसी इंसान को उसके धर्म के चलते मारा जा रहा है? क्यों महिलाओं को कहा जा रहा है कि उसको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए? ये जो ऊंच नीच की भावना है, ये जो लोगों को बांटने की राजनीति है, हमको इसी से आज़ादी चाहिए, क्योंकि इस आज़ादी के बाद हमारा संविधान करता है और इससे हम आज़ादी लेकर के रहेंगे। आप कुछ भी कर लीजिए। ये नया नया साजिश करते रहते हैं, नई नई कोशिशें इनकी जारी रहती हैं। चुनाव जीत करके आए थे अच्छा दिन लाने के नाम पर। अभी गडकरी साहब कहते हैं कि हमारे गले की हड्डी बन गई थी। ये हमने नहीं कहा था, ये मनमोहन सिंह बोले थे। अरे मोदी जी, आप तो कहते थे कि मनमोहन बोलता ही नहीं है और अभी आप कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह बोले हैं। बात पलटने में तो आप माहिर हैं, उस्ताद हैं, तुरंत बात पलट देते हैं। अच्छा दिन आपका नहीं, काला धन वापस लाना जुमला सच क्या है? सच क्या है ये आप ही बता दीजिए। कि अभी जो आप कह रहे हैं कि 2022 तक भारत को बेहतर बनाएंगे, ये भी सच है कि 2019 में वापस में सत्ता आने के लिए एक नया जुमला गढ़ा जा रहा है? ये आप ही बता दीजिए। ऐसा पहली बार हुआ है कि हिंदुस्तान में एक ऐसी सरकार बनी है जिसकी योजनाएं 2019 तक के लिए नहीं है, 2022 तक के लिए है। मतलब ये पहले से रोड मैप तैयार कर रहे हैं कि देखिए 2019 तक तो हुआ नहीं, लेकिन 2022 में जरूर इसको कर देंगे। ये वही मसला है, 1990 से राम मंदिर बना रहे हैं, लेकिन अभी तक डेट नहीं बताए हैं कि बनेगा क्या। इसका जो साजिश है, इस साजिश को आपको समझना पड़ेगा कि ये हमेशा जनता का जो असली सवाल है, उस सवाल को छोड़ करके जो बिला वजह की चीज़ें हैं उस तरफ लोगों को लेकर के जाते हैं। हम कहते हैं कि मैं अगर विद्यार्थी हूँ, मेरे लिए सबसे ज़रूरी सवाल क्या होगा? मेरे लिए सबसे ज़रूरी सवाल शिक्षा का सवाल होगा। अगर मैं नौजवान हूँ तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी सवाल क्या होगा? मेरे लिए सबसे ज़रूरी सवाल रोजगार का सवाल होगा। अगर मैं महिला हूँ तो मेरे लिए सबसे ज़रूरी सवाल क्या होगा? कि मैं पढ़ सकूँ, मुझे रोजगार मिले, मैं पुरुषों की बराबरी में अपनी ज़िंदगी को जी सकूँ। अगर मैं दलित हूँ तो मेरे सामने सबसे बड़ा सवाल क्या है? कि आत्मसम्मान से अपनी ज़िंदगी को मैं जी सकूँ। अगर समाज के अंदर आप अपने आप को किसी आइडेंटिटी, किसी पहचान के साथ जोड़ करके रखते हैं तो आपके सामने सबसे बड़ा सवाल क्यों? और आप देखिए कि किसी भी सवाल पे आज के समय में बमुश्किल कोई राजनीतिक दल है जो गंभीरता से काम करती है। उत्तर प्रदेश आया हूँ, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री भी महिला रही हैं, लेकिन बताइए कि इस हॉल में कितनी महिलाएं बैठी हुई हैं? एक व्यक्ति के कल्याण से पूरे समाज का कल्याण नहीं हो जाता है। एक चाय वाले के बेटे के प्रधानमंत्री बन जाने से सभी चाय बेचने वाले के बच्चे का कल्याण नहीं हो जाता है। ऐसा अगर देखेंगे तो इस देश में कई सालों से पिछड़े मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन पिछड़ों का कल्याण नहीं हुआ है। इस सवाल को हमको गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। जब तक हम समाज में महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं और महिलाओं की सम्मान की बात करेंगे तो कितनी अजीब स्थिति है। छोड़ दीजिए एक आम महिला की,
मुख्यमंत्री रही हुई महिला के बारे में कहा जाता है कि वो बेश्या है, और उनके जवाब में उनके जो मैंने कहा चाटुकारिता हमारी राजनीति में कूट कूट करके भरी हुई है, तो उसके जवाब में क्या बोलते हैं कि उसकी बेटी को हाजिर करो। मतलब इधर काटो तो मेरी उंगली, उधर काटो तो मेरी उंगली। भाई साहब अल्टीमेटली परेशान तो महिला ही हो रही है, चाहे बीजेपी वाले बहन मायावती जी को कुछ बोलें या बसपा वाले वो जो बोलने वाला व्यक्ति है उसकी बेटी के बारे में कुछ बोलें। अंततः आप ये दिखाते हैं कि पुरुष किस तरीके से महिलाओं को दोयम दर्जे का समझते हैं। जब तक हम महिलाओं को पुरुषों के बराबर लेकर के नहीं आते हैं, हम कैसे समतामूलक समाज बनाएंगे? जब तक हम राजनीति के अंदर महज वोट को छोड़ करके, इसीलिए हमने कहा कि चाय वाला का बेटा प्रधानमंत्री बन जाने से चाय वाले का कल्याण नहीं हुआ है। महज वोट की राजनीति को छोड़ करके जब तक हम सच में लोगों के इमेंसिपेशन की बात नहीं करते हैं, चाहे वो दलित हों, पिछड़े हों, अल्पसंख्यक हों, आदिवासी हों, गरीब और किसान हों, तब तक समाज का इमेंसिपेशन नहीं हो सकता है। और इस वोट की राजनीति में जो जाति का सवाल उठ करके आता है वो महज चुनाव जीतने के लिए होता है। अगर सच में हम किसी खास जाति की राजनीति कर रहे हैं तो हमको देखना चाहिए कि उनके शासन काल में जो ओबीसी होने का दावा करते हैं ओबीसी का कल्याण कितना हुआ है। हम ये देखना पड़ेगा कि जो दलित होने का दावा करते हैं उनके शासनकाल में दलितों का कल्याण कितना हुआ है। ये सवाल एक गंभीर सवाल है। इस गंभीर सवाल पर अगर हम गंभीरता से विचार नहीं करेंगे तो मैं कह देता हूं कि राजनीति महज अपनी व्यवस्था को ठीक करने के लिए होगी, सामाजिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए नहीं होगी। और जब राजनीतिक व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए नहीं होती है तो वो राजनीति समाज के लिए खतरनाक होता है, आने वाली नस्ल के लिए खतरनाक होता है। इसीलिए मैं यहाँ से इस मंच से उत्तर प्रदेश के युवाओं और छात्रों से ये अपील करना चाहता हूँ कि आने वाले चुनाव में बेशक आप जो है चुनाव ना लड़ रहे होंगे, लेकिन उस चुनाव में आपका मुद्दा जरूर होना चाहिए और तमाम राजनीतिक पार्टियों के ऊपर ये दबाव होना चाहिए कि सबको शिक्षा, सबको काम का सवाल आपको चुनाव का सवाल बनाना पड़ेगा। अगर आप इस सवाल को नहीं उठाते हैं, जात के नाम पे आपको वोट नहीं करेंगे, जात के नाम पे आपको मंत्री नहीं चुनेंगे, ये बात आपको कहना पड़ेगा। और महज घोषणा पत्र में नहीं, घोषणा पत्र तो बहुत लंबा चौड़ा इस देश में लिखा जाता है। वो जो सवाल है कि सबको शिक्षा मिलना चाहिए, वो जो सवाल है कि सबको रोजगार मिलना चाहिए, वो घोषणा पत्र से बाहर निकल करके जमीन पे उतरना चाहिए। और जमीन पे उतारने के लिए जो लोग संघर्ष कर रहे हैं उनके बारे में आप जानते हैं कि उनको किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। आपके ही प्रदेश का एक कहानी है कि जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है वहाँ 8 छात्रों को निष्कासित कर दिया गया। क्यों निष्कासित कर दिया गया? क्योंकि विश्वविद्यालय प्रशासन में बैठे हुए पदाधिकारी के ऊपर शोषण का आरोप था, यौन शोषण का आरोप था, उसका वो विरोध कर रहे थे, तो आज उनको कॉलेज से बाहर निकालने का रास्ता दिखा गया। आज के अखबार में आया है कि हैदराबाद में फिर से एक पिछड़े लड़के ने पंखे से लटक करके अपनी जान दी थी। आज आप देखिए कि पूरे देश के अंदर क्या हो रहा है। जब साहेब गुजरात गए हैं तो 200 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उसमें जिग्नेश मेवानी को भी गिरफ्तार किया गया है। देखिए कश्मीर के अंदर 86 लोग, सरकारी आंकड़ा बता रहा हूँ, 86 लोग मारे जा चुके हैं और उनके मानवाधिकारों की जो बात करता है उसको उठा करके जेल में डाल दिया गया है। छत्तीसगढ़ के अंदर जो आदिवासियों के लिए लड़ने वाले पत्रकार हैं उनको बहुत दिनों से प्रताड़ित किया जा रहा था, अभी उनमें से कुछ लोगों को उठा करके जेल में डाल दिया गया। अब मुझे बताइए कि जो मैं एकता की बात कर रहा हूँ वो एकता जरूरी है कि नहीं है? पत्रकारों को जेल में डाला जा रहा है, मानवाधिकारों की बात करने वाले लोगों को जेल में डाला जा रहा है, दलितों आदिवासियों के लिए जो गुजरात में लड़ रहे लोग हैं उनको जेल में डाला गया है। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो लोग शिक्षा बचाने की लड़ाई लड़ते हैं उनको यूनिवर्सिटी से बाहर निकाला जा रहा है। बताइए क्या हमारा देश, क्या हमारा मुल्क संविधान के आधार पर शासन चला रहा है कि नहीं चला रहा है? ये सवाल हमको गंभीरता से सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए। अगर हम इस सवाल को गंभीरता से सोचने के लिए तैयार हैं तो हमको एकजुट होना पड़ेगा, एक मंच पे आना पड़ेगा और वो जो सवाल होगा कि हमको समाज को बेहतर करना है उसके लिए तमाम लोगों को एकताबद्ध होकर के लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आज मैं जब आ रहा था तो मुझे पता चला कि स्मृति जी भी आई हैं। स्मृति जी प्रदेश में आई हैं और प्रदेश में आकर के वो उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए नंबर बना रही हैं।
इनके बारे में आप लोग एक बात ख्याल रखिएगा, ये वैसे लोग हैं जो चेहरा दिखा करके लोगों को ठग लेते हैं। इनके चेहरे पे मत जाइएगा, इनके सूरत पे मत जाइएगा, इनके नीयत पे जाइएगा, क्योंकि मसला सिर्फ नीति का नहीं है। नीति में तो प्रधानमंत्री साहब भी कह रहे हैं कि हम गरीबों का कल्याण करेंगे, हम किसानों का कल्याण करेंगे। महज नीति का सवाल नहीं है, इनकी नीयत भी ठीक नहीं है। ये बात मैं आपको कह देना चाहता हूँ। अगर इनकी नीयत ठीक होती तो ये जिन मुद्दों पे चुनाव लड़ करके आए थे, उन मुद्दों पे ये सीरियसली काम कर रहे होते और समाज में वो परिवर्तन दिखाई दे रहा होता, और अखबार में बड़ा बड़ा फोटो खिंचवा करके लोगों को नहीं बताना पड़ता कि हम क्या काम कर रहे हैं। अगर काम होगा तो काम अपने आप दिखाना पड़ेगा, बार बार रेडियो पे उसका प्रचार और विज्ञापन नहीं करवाना पड़ेगा। और मैं ये भी बोलता हूँ कि समस्या सिर्फ गरीबों, किसानों और मजदूरों की नहीं है, समस्या उन लोगों की भी है जो कॉरपोरेट हाउस में जाकर के काम करते हैं। मेरा कुछ लोगों से बातचीत हुआ है और वो लोग इतने परेशान हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं। जो अपने आप को मिडिल क्लास कहते हैं, जो सबसे ज़्यादा मोदी का समर्थन किए थे, आज उनकी हालत भी बहुत ख़राब होने वाली है। जो लोग पत्रकार थे, वकील थे, डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, प्रोफेसर थे, बड़ी मुश्किल से मेहनत करके समाज के अंदर अपर मोबिलिटी के आधार पे थोड़ा ऊपर आए थे, आज उनके बच्चों का जीवन इतना संकट में है कि उनको डर लग रहा है कि वो पोजीशन, वो स्टेटस वो मेंटेन कर पाएंगे कि नहीं मेंटेन कर पाएंगे। क्योंकि जब वो अपने बच्चों को पढ़ाने की बात करते हैं तो पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूट का हालत इतना बुरा कर दिया गया है कि वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं भेज सकते हैं, अपने बच्चों को सरकारी विश्वविद्यालय में नहीं भेज सकते हैं। अगर बाहर भेजेंगे पढ़ने के लिए तो उनकी जो गाढ़ी कमाई है वो उसकी फीस में चली जाएगी, और जब वो पढ़ करके निकलेगा तो रोजगार की कोई गारंटी नहीं है। ऐसे हालत में वो क्या करते हैं, पढ़ते इंजीनियरिंग हैं, उसके बाद MBA का डिग्री लेते हैं, और MBA का डिग्री लेने के बाद वो गली में घूम घूम करके रेफ्रिजरेटर बेचते हैं। बताइए कि अगर मुझे इंजीनियरिंग करना था, मैं समाज में इंजीनियर बनना चाहता था, तो मैं मार्केटिंग मैनेजमेंट से MBA क्यों करूं? और जब मार्केटिंग मैनेजमेंट से MBA किया है तो मुझे इंजीनियर बनने की क्या ज़रूरत थी? सवाल ये है कि लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। जहां रोजगार की संभावना होती है लोग उधर ही चल पड़ते हैं। अब आप देखिए, कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो हिंदुस्तान के अंदर, वो लोगों को सेलेक्ट करने के लिए नहीं होता है, वो लोगों को रिजेक्ट करने के लिए होता है। अगर कुर्सी पे जगह, ये जो मंच है इस पे 10 लोगों के बैठने की जगह है और बाहर लाइन 10,000 की है, तो परीक्षा किस लिए ली जाएगी? सेलेक्ट करने के लिए नहीं ली जाएगी, रिजेक्ट करने के लिए ली जाएगी। इसीलिए हमारे यहाँ एग्जाम का जो मॉडल है उसको आप समझिए। सवाल ये हो सकता है कि भारत आज़ाद कब हुआ, लेकिन सवाल ये हो कि गांधी जी जब लंदन गए थे तो जो सूट पहने थे वो कहाँ बन करके आया था, उस दर्जी का क्या नाम था? आप क्या करेंगे? आज इस देश के अंदर पढ़ाई को क्या कर दिया गया है? पढ़ाई को डिग्री खरीदने का एक माध्यम बना दिया गया है। ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है, बस डिग्री लीजिए और डिग्री ऐसी लीजिए जिससे जल्दी से जल्दी रोजगार मिल जाए। अभी हमारे कुछ पत्रकार साथी बैठे हुए हैं, उनसे वो खुद अपने आप में विचार करें कि जब वो पत्रकारिता में आए थे उससे पहले कितने लोग सोचे थे कि वो पत्रकार बनेंगे। कुछ लोग इंजीनियरिंग किए, कुछ लोग ह्यूमैनिटीज में जा कर के पढ़े, कुछ लोग साइंस पढ़े थे, लेकिन जब रोजगार नहीं मिला तो सोचे 1 साल का डिप्लोमा करके पत्रकार बन जाते हैं। और पत्रकारिता में जब आ गए हैं तब भी उनके साथ क्या होता है, जो वो लिखना चाहते हैं वो लिखने नहीं दिया जाता है। एडिटर कहता है कि इस लाइन को डिलीट कर दो, क्यों? क्योंकि सरकार गुस्सा जाएगी और ऐड नहीं मिलेगा। ये स्थिति है तमाम तरीके के प्रोफेशन में। एक पुलिस वाले हमारे साथ आए थे और मिले और उन्होंने कहा कि देखिए आपकी बातें हमको बहुत अच्छी लगती है, लेकिन हम आपके साथ खड़ा नहीं हो सकते हैं। हम बोले हम आपकी मजबूरी समझते हैं कि आप अगर हमारे साथ खड़ा हो जाएंगे तो आपको लखनऊ से उठा करके लखीमपुर खीरी भेज दिया जाएगा, ये बात हम समझते हैं। ये जो पूरा का पूरा व्यवस्था है जिसमें आप करप्शन को, जिसमें आप चाटुकारिता को, चमचागिरी को संस्थागत तरीके से पोष रहे हैं, कैसे वहाँ से एक बेहतर इंसान पैदा होगा? जहाँ तैयार होना चाहिए विश्वविद्यालय में लोग, वहाँ उसको विश्वविद्यालय को आपने डिग्री बेचने की मशीन बना दी है।
डिग्री लेकर के वो नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहा है, उसको जब नौकरी नहीं मिलेगी तो वो देश के बारे में कैसे सोचेगा। तो लूट है मेहनत की, इसके खिलाफ उनको सोचने की फुर्सत नहीं है। सोचने की फुर्सत इसलिए नहीं है कि इंसान को इंसान नहीं रहने दिया गया है, इंसान को मशीन बना दिया गया है। मेरे दोस्त काम करते हैं कॉर्पोरेट हाउस में, और जब फ्राइडे होता है तो कहते हैं कि आज चिल मारेंगे। हम बोले आज ही क्यों चिल मारोगे, मंडे को चिल क्यों नहीं मारोगे? बोला मंडे को टाइम नहीं मिलता है। सुबह उठते हैं, भाग करके तैयार होकर के ऑफिस जाते हैं, 16 घंटा काम करके आते हैं, शरीर की ये हालत नहीं होती है, व्हाट्सएप पे मैसेज देखते देखते सो जाते हैं। और फ्राइडे नाइट जो होता है, क्योंकि सैटरडे ऑफ होता है, वो उनके लिए चिल मारने का दिन होता है। इसीलिए दिल्ली के अंदर एक आंकड़ा निकला है, सैटरडे नाइट को सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट की घटना होती है, और उसमें 2 तरीके के लोग सबसे ज़्यादा मरते हैं। एक वो जो 30 मिनट में पिज्ज़ा डिलीवरी करने वाले हैं, और एक वो जो 30 मिनट में पिज्ज़ा रिसीव करने वाले हैं। इन 2 लोगों की मौत सबसे ज़्यादा होती है सैटरडे नाइट को शराब पीकर रोड दुर्घटना में। कैसा समाज बना रहे हैं हम, कैसे लोग हम बना रहे हैं, जहाँ संवेदना नहीं बची है, इंसान मशीन हो गया है। मैं कह रहा हूँ कि इस देश का बहुसंख्यक आबादी, चाहे वो कॉरपोरेट में काम करने वाला हो, चाहे वो खेत में काम करने वाला हो, या सीमा पे जान देने वाला हो, बहुसंख्यक आबादी आज परेशान है, उसके जीवन में दिक्कतें हैं, और उन दिक्कतों को लेकर के सरकारें कुछ नहीं कर रही है। क्या हम इस बात को नहीं समझेंगे कि हम कौन लोग हैं? मेरा बाप खेती करते करते खेत में मर गया, और जब कर्जा नहीं दे पाया तो फांसी लगा करके हमारा चाचा जान दे दिया। हमारा भाई देश की रक्षा करते करते बॉर्डर पे जान दे दिया, और जब हम उनके हक की बात करते हैं तो हमको कहता है कि तुम सड़क पे जान दे दो। हम कहते हैं कि मोदी जी कब तक हम जान देते रहेंगे, आपकी बारी भी आएगी और हम हर एक जान का हिसाब आपसे लेंगे। ये बात मैं आपको कह देना चाहता हूँ। कब तक आप ठगते रहेंगे? कब तक एक किसान के बेटे को फौज से भिड़ाते रहेंगे? उनको शायद हमारा इतिहास नहीं मालूम है। हमारे परिवार के लोग स्वतंत्रता सेनानी थे, हमारे नाना स्वतंत्रता सेनानी थे, और उनको स्वतंत्रता सेनानी का पेंशन मिलता था। और ये अंग्रेजों से चापलूसी करने वाले, देश को जाति और धर्म पे बांटने वाले मुझे देशभक्ति का सर्टिफिकेट थमा रहे हैं। नहीं चाहिए आपके देशभक्ति का सर्टिफिकेट। देश हमारा है, हमको पता है कि इसकी भक्ति हमको कैसे करनी है, इसीलिए हम देश की बात कर रहे हैं। क्योंकि आप देश नहीं हैं, इसीलिए हम आपके खिलाफ बात कर रहे हैं, और आपके खिलाफ बात करने से हमको कोई घबराहट नहीं होती। और हमारा बात, हमारी बातें, हमारी लड़ाई इस देश को बेहतर बनाने की लड़ाई है। और आप जो बोलते हैं बार बार कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो उस पर भी हमारा एक बहुत बड़ा सवाल है। इस देश के अंदर अगर 80% हिंदू आबादी है, तो इस देश के अंदर जो गरीब लोग हैं, उस गरीब में भी 80% गरीब हिंदू होंगे कि नहीं होंगे, ये बात मुझे आप बताइए। अगर 80% गरीब हिंदू होंगे, तो आप जो लोगों के खिलाफ नीतियां बनाते हैं, आप जो देश को बेचने का काम करते हैं, आप बताइए कि आप हिंदुओं के पक्ष में काम करते हैं कि हिंदुओं के खिलाफ काम करते हैं? ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आप जब इस देश के अंदर FDI लेकर के आएंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश खुदरा क्षेत्र में, बताइए लखनऊ की सड़कों पे किसका दुकान बंद होगा? सिर्फ मुसलमानों का दुकान बंद होगा कि हिंदुओं का दुकान भी बंद होगा? ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ये जात धर्म के नाम पे देश को बांटने की राजनीति बंद कीजिए। हिंदू हो या मुसलमान हो, सबके पास पेट है, सबको रोजगार की जरूरत है। अगर आप उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आप हमको धर्म का पाठ पढ़ाना बंद कीजिए। हम समझते हैं कि हमारा धर्म कभी नहीं कहता कि दूसरे धर्म के लोगों का जान ले लो, और आप ये लव जिहाद, ये जो है घर वापसी, 4 बच्चा 10 बच्चा, गाय गोबर, बीफ सुअर, ये करना बंद कीजिए। ये आपका धंधा है, ये हमारा काम नहीं है, इससे हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। और ये जो समाज के अंदर नफरत की राजनीति है, इसको छोड़ करके हमको अपने मुद्दे पे आने की ज़रूरत है। और मुद्दा जो मैं बोल रहा हूँ वो महज सरकार का क्रिटिसिज्म नहीं है, मैं उसका कॉन्क्रीट एग्जाम्पल, आपको ठोस उदाहरण मैं आपके सामने दे रहा हूँ। क्या कहा था इन्होंने कहा था कि 1 साल में 2 करोड़ रोजगार पैदा करेंगे। सरकार का डेटा है, सरकार कहती है
कि एक साल में 1,35,000 लोगों को रोजगार दिया गया। मुझे बताइए कि आप 125 करोड़ लोगों के देश की बात करते हैं, 125 करोड़ लोगों का नेता होने की बात करते हैं, और आप 2 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं दे पाए। आपके वादा कहाँ गया, आपका इरादा कहाँ गया, ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। एक सवाल उठा करके बता दीजिए। योजना आयोग को बंद कर दिया गया। योजना आयोग को बंद करने के बाद जो उसके अंतर्गत SC ST पिछड़ा तमाम महिला तमाम तरीकों को जो फंड दिया जाता था, उस फंड का आवंटन बंद कर दिया गया। एक तरफ SC ST पिछड़ा का फंड बंद कर दीजिए और दूसरी तरफ कहिए कि हम तो पिछड़ा प्रधानमंत्री हैं। देखिए, ये चालबाजी करना बंद कीजिए, आपका हकीकत हमको समझ में आता है। और ये जो एंटी पीपल पॉलिसी है, इस पॉलिसी को हम लोगों के बीच लेकर के जाएंगे। ना आपकी पुलिस रोकेगी, ना आपका सेडिशन का कानून रोकेगा, ना आपका जूता रोकेगा, ना आपका टमाटर रोकेगा। ये बात हमको रोकने वाला नहीं है। एक जगह जब टमाटर फेंका गया तो हमने कहा कि फेंक क्यों रहे हो, दे ही दो, इसका खाना बना लेंगे, क्योंकि टमाटर तुम्हारे राज्य में बहुत महंगा है। हमको खाने के लिए टमाटर नहीं है, तुमको फेंकने के लिए टमाटर है। बहुत अच्छी बात है। हमको इसी गैर बराबरी की व्यवस्था से आज़ादी चाहिए और ये आज़ादी हम लेकर के रहेंगे। ये बात उनको हमने कहा। दोस्तों, बातें करने के लिए बहुत सारी हैं, बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, लेकिन जब हम समाधान की बात करते हैं तो उस समाधान में हम ये कह रहे हैं कि इस देश के अंदर किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं, उनके कर्जे को माफ़ करना पड़ेगा। जो विद्यार्थी हैं, चाहे वो किसी भी जाति से आते हों, उनको पढ़ने के लिए एक मिनिमम आर्थिक सहायता सरकार को मुहैया करानी पड़ेगी। और जो नौजवान हैं, उनको उनकी योग्यता के हिसाब से, अगर हम 10वां पास हैं तो हमको हमारी औकात के हिसाब से नौकरी दे दीजिए। अगर हम PhD पास हैं तब भी हमको हमारे औकात के हिसाब से नौकरी दे दीजिए। हम बने इंजीनियर हैं, हमसे एक्वागार्ड मत बिछवाइए, ये काम हम नहीं करने वाले हैं। अगर इंजीनियरिंग किए हैं तो इंजीनियर का काम ही करेंगे, अगर डॉक्टरी किए हैं तो डॉक्टर का ही काम करेंगे। हमको हमारी योग्यता के हिसाब से रोजगार दे दीजिए। और अगर रोजगार नहीं दे सकते हैं तो हमको बेरोजगारी भत्ता दीजिए, क्योंकि हम किसी भी आतंकवादी संगठन के पास जा करके उससे 2 लाख रुपया लेकर के अपने शरीर में बम बांध करके अपने समाज के लोगों को नहीं मारना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ऐसी परिस्थिति ही ना हो कि पहले समाज में बम फूटे और फिर उस बम से बचाने के लिए बम स्क्वाड बनाया जाए। हम कहते हैं कि बम फूटे ही नहीं, हम कहते हैं कि युद्ध हो ही नहीं, झगड़ा हो ही नहीं, टैंक खरीदना ही ना पड़े। क्यों 6,000 करोड़ रुपया का टैंक खरीदा जाए? क्यों पाकिस्तान से युद्ध किया जाए? हम कहते हैं कि हमारे लोग पाकिस्तान के बम से नहीं, भूख से मर रहे हैं। हम कहते हैं कि हमारे लोगों के भड़काने से नहीं, अपनी बेरोजगारी और गरीबी से तबाह होकर के अपराध का अपना रास्ता अख्तियार कर रहे हैं। आप गरीबी और बेरोजगारी को दूर कर दीजिए। आप जो है 6,000 करोड़ रुपया जो टैंक खरीदने के लिए खर्च करना चाहते हैं, उसको बेरोजगारी भत्ता के रूप में बांट दीजिए। स्टार्टअप इंडिया के स्कीम के तहत किसानों का कर्जा माफ कर दीजिए, बुनकरों को मशीन खरीद करके दे दीजिए, नौजवानों को लोन दे दीजिए। वो पान की दुकान खोल लेगा रेलवे स्टेशन के सामने में, वो बेरोजगार नहीं रहेगा, बम नहीं फोड़ेगा, आतंकवाद की समस्या नहीं रहेगी, युद्ध लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। क्यों गोल गोल घुमाते हैं मोदी जी? क्यों इस देश को ऐसे सवालों पर लेकर जाते हैं जिसका हमारे वास्तविक जीवन से कोई लेना देना ही नहीं है? आपके बच्चे तो नहीं मरेंगे, इत्तेफाक से आपके बच्चे हैं भी नहीं, लेकिन आपके बच्चे तो मरेंगे नहीं। किनके बच्चे मरेंगे? जिनका बाप खेत में जान दे रहा है। किसका भाई मरेगा? जो कॉरपोरेट में 16 घंटे की नौकरी कर रहा है। किसकी बहनें बेवा हो जाएंगी? जिनको आज भी समाज में कहा जाता है कि पूरा घूंघट लटका करके चलो। 21वीं सदी में हर तरफ से हम ही मारे जाएं और आप ये दावा करेंगे कि हम आपको बचाने का कोशिश कर रहे हैं। क्या दौर आया है, किस दौर में हम जी रहे हैं? मतलब एक तरफ आप हमारा सब कुछ छीन लीजिए और कहिए कि ये तो हम आपके लिए ही कर रहे हैं। गजब की ब्राह्मणवादी व्यवस्था है। दक्षिणा लेकर के लोटा पंडित जी आप रख लेंगे और कहेंगे कि ये पहुंच गया आपके बाबूजी को। देखिए, ये बुर्बक बनाने का काम बंद कीजिए। अब हम पढ़ लिख लिए हैं और हमको समझ में आती है, और इसीलिए ये जो ब्राह्मणवादी सिस्टम है, पहले समाज में था, आजकल राजनीति में चली गई है। इससे हमको आज़ादी चाहिए।
और जब मैं बोलता हूँ ब्राह्मणवाद से आज़ादी, तो कुछ हमारे ब्राह्मण दोस्त आकर के कहते हैं कि तुम ब्राह्मण के खिलाफ क्यों बोलते हो। हमने कहा यही ब्राह्मणवाद है भाई मेरे, कि तुम समझ नहीं पाते हो कि ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद में अंतर होता है। ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद में अंतर ये होता है कि ब्राह्मण होना अपराध नहीं है, जैसे दलित होना अपराध नहीं है, लेकिन ब्राह्मण होने के बाद ये महसूस करना कि हमसे ऊपर कोई नहीं है, ये अपराध है, ये गैर कानूनी है। और ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद में फर्क इस स्तर पे होता है कि कई बार कई दलित भी समझ लेते हैं कि हम सबसे ऊपर हैं, मतलब वो दलित होकर के ब्राह्मणवादी हैं। इस बात को आप समझ लीजिए। अगर यादव कहता हो कि हम पटेल से शादी नहीं करेंगे, तो वो यादव होकर के ब्राह्मणवादी है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। अगर शेख साहब कहते हो कि अंसारी से अपनी बेटी का निकाह नहीं करेंगे, मतलब वो भी ब्राह्मणवादी है। जब हम ब्राह्मणवाद बोलते हैं, इसका मतलब किसी जाति से नहीं, किसी धर्म से नहीं, किसी लिंग से नहीं, किसी पहचान से नहीं, उस व्यवस्था से है जो ऊंच नीच पे आधारित है, छुआछूत पे आधारित है, और उस ऊंच नीच को खत्म करना है, क्योंकि समता मूलक समाज बनाना है। और ये ब्राह्मणवाद राजनीति से लेकर के, अर्थव्यवस्था से लेकर के तमाम तरीके की सामाजिक व्यवस्थाओं में पाया जाता है। और हमको इस ब्राह्मणवाद से आज़ादी चाहिए। हमारे पत्रकार मित्र बैठे हुए हैं, मेहनत करके एक रिपोर्ट जा करके लिखेंगे और एडिटर कहेगा कि इसको मत छापो, वहाँ भी ब्राह्मणवाद काम करता है। उसको लगता है कि हमसे ज़्यादा ज्ञानी कोई नहीं है। एक गोस्वामी जी हैं, आजकल स्वामी जी का बड़ा दबदबा है। कुछ लोग मीडिया में बैठे हुए हैं और कुछ लोग सुबह सुबह आकर के कपालभाति करवाते हैं। और एक तो ऐसा मुंगेरिया पिस्तौल है कि पता नहीं वो कब बैक फायर कर जाए, गोली चलाएंगे आगे, चल जाएगा पीछे। वो स्वामी जी को भाजपा जो है चुन करके सभा में लेकर के आएगी कि कांग्रेस के खिलाफ बोलेगी, लेकिन उसको बोलने की ऐसी आदत है कि कांग्रेस से बोलते बोलते वो बीजेपी के खिलाफ भी बोलना शुरू कर देती है। दोस्तों, तो ये जो स्वामी जी लोग हैं, ये ब्राह्मणवादी लोग हैं जो समझते हैं कि उनसे ज़्यादा ज्ञानी कोई नहीं है। अभी स्वामी जी बोले हैं कि मैं जेटली से ज़्यादा बढ़िया वित्त मंत्री हो सकता हूँ। स्वामी जी, हमारा मानना है कि आप मोदी से ज़्यादा बढ़िया प्रधानमंत्री भी हो सकते हैं। असल मसला ये है कि हमेशा व्यक्ति को फोकस करके विचारधारा के सवाल को गौन कर देते हैं। हम कहते हैं कि स्वामी जी हों या शास्त्री जी हों, मोदी जी हों या गिरिराज जी हों, कोई भी हो या महाराज जी हों, सवाल व्यक्ति का नहीं है, सवाल विचारधारा का है। और जब हम विचारधारा की बात करते हैं तो हमको समाज से ऊंच नीच नहीं चाहिए। और समाज से ऊंच नीच खत्म करने वाले जितने भी लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, गोरा हो, काला हो, ब्राह्मण हो, दलित हो, महिला हो, पुरुष हो, तमाम लोगों को एकजुट एक मंच पे आने की जरूरत है। और समानता की बात सिर्फ और सिर्फ वोट के आधार पर नहीं, शिक्षा के आधार पर भी, जिसकी बात हमारे साथी कर रहे थे कि जब वोट बराबर है तो अधिकार बराबर क्यों नहीं। जब अंबानी का वोट एक और जो जूता सिलने वाला है उसका वोट एक, तो दोनों का बच्चा एक ही स्कूल में क्यों नहीं पढ़ने जाता। इसीलिए राष्ट्रपति हो या चपरासी की संतान, सबको शिक्षा एक समान की हम बात करते हैं। सबको उसकी योग्यता के आधार पे एक समान रोजगार देने की बात करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि जो भी हमारे समाज के बेस हैं, बुनियाद हैं, उनके हर हाल में हमको रक्षा करनी पड़ेगी। चाहे वो किसान हो, बुनकर हो, मजदूर हो, उनके हक और अधिकार की बात करनी पड़ेगी। और यह जो लड़ाई है, ये बराबरी की लड़ाई है। इस बराबरी की लड़ाई में मैं कहता हूँ कि ये लड़ाई, ये रास्ता अंबेडकर का रास्ता है। और जो लोग इस लड़ाई को कमजोर करना चाहते हैं, वो गोलवलकर का रास्ता है। और अंबेडकर और गोलवलकर की इस लड़ाई में अंबेडकर के सिपाही जीतेंगे, ये बात मैं उनको बता देना चाहता हूँ। इसीलिए हमारा जो नारा है, जय भीम लाल सलाम, उसका मतलब ये है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, कबीर ने, पेरियार ने, संत तुकाराम ने, अन्ना भाऊ साठे ने, तमाम तरीके के लोगों ने बराबरी की बात की है। उस संतों की परंपरा को, उस बराबरी के संघर्ष को, उस दर्शन को, उस सिद्धांत को हमको आगे लेकर के जाना है। जय भीम के नारे को बुलंद करना है, भूल जोहार के नारे को बुलंद करना है। और दूसरी तरफ मार्क्स, लेनिन,
चे, माओ और तमाम तरीके के जो भगत सिंह, ये तमाम जो क्रांतिकारी लोग हैं जो समाज के अंदर आर्थिक समानता की बात करते हैं, इस सामाजिक समानता और आर्थिक समानता के सिद्धांत को एक करके, जय भीम लाल सलाम के नारे को आगे बढ़ा करके, जन आंदोलनों को एक साथ करके एक रेनबो कोलिशन बना करके, इस जो एक रंग पे सब रंग की लड़ाई है, सब रंग को जिताना चाहते हैं, इंद्रधनुषी क्रांति लाना चाहते हैं, जय भीम का नारा लगाना चाहते हैं और समानता को स्थापित करते हुए असमानता को परास्त करना चाहते हैं, तो इस लड़ाई में हमारा साथ दीजिए, एकजुट होकर के लड़िए, क्योंकि बिन लड़े न कुछ भी मिलता है, बिन हवा न पत्ता हिलता है। हमको लड़ना पड़ेगा, वो हवा, वो बदलाव की हवा को उठानी पड़ेगी। चुनाव की हवा भी चलेगी, उसमें हम बदलाव की हवा चलाएंगे और वो बदलाव की हवा समाज में बेहतरी के लिए होगा, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाने के लिए नहीं होगा। ये सवाल आज हमारे सामने है। इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम लोगों का एक बार फिर से शुक्रिया अदा करते मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। आजादी आजादी। आप कुछ लोगों का अनुरोध है कि आजादी का स्लोगन हो, आप बस पीछे से आजादी कहिएगा। तो हम क्या चाहते? आजादी। जोर से बोलो। आजादी। है हक हमारी। आजादी। है जान से प्यारी। आजादी। अरे जातिवाद से। आजादी। अरे मनुवाद से। आजादी। अरे संघवाद से। आजादी। अरे छुआछूत से। आजादी। अरे झूठ मूठ से। आजादी। अरे सूट बूट से। आजादी। अरे पूंजीवाद से। आजादी। सुनसान सड़क पे। आजादी। अरे आधी रात को। आजादी। महिलाएं मांगे। आजादी। तो पुरुष भी मांगे। आजादी। हम लेके रहेंगे। आजादी। है हक तुम्हारी। आजादी। तो जोर से बोलो। आजादी। अरे डर गए क्या? आजादी। अरे ऊंचा बोलो। आजादी। अरे मैं भी बोलूं। आजादी। तो मिलकर बोलो। आजादी। अरे सुन ले मोदी। आजादी। भागवत भी सुन ले। आजादी। आरएसएस सुन ले। आजादी। हम लेके रहेंगे। आजादी। है हक हमारी। आजादी। है जान से प्यारी। आजादी। है प्यारी प्यारी। आजादी। जो तुम ना दोगे। आजादी। हम छीन के लेंगे। आजादी। हम लड़के लेंगे। आजादी। तुम कुछ भी कर लो। आजादी। हम लेके रहेंगे। आजादी। तुम पुलिस बुलाओ। आजादी। तुम डंडे मारो। आजादी। तुम जेल में डालो। आजादी। सेडिशन लगाओ। आजादी। हम नहीं रुकेंगे। आजादी। हम लेके रहेंगे। आजादी। हिंदवाली। आजादी। हिंदवाली। आजादी। अम्बेडकर वाली। आजादी। अरे फूले वाली। आजादी। अरे भगत सिंह की। आजादी। अरे भगत सिंह की। आजादी। गांधी जी की। आजादी। हम लेके रहेंगे। आजादी। है हक हमारी। आजादी। तो मार्क्स वाली। आजादी। अरे लेनिन वाली। आजादी। हम लेके रहेंगे। आजादी। अरे पूंजीवाद से। आजादी। साम्राज्यवाद से। आजादी। सामंतवाद से। आजादी। अरे जातिवाद से। आजादी। अरे गरीबी से। आजादी। अरे भुखमरी से। आजादी। अरे लूट हत्या से। आजादी। अरे भ्रष्टाचार से। आजादी। अपराधी से भी। आजादी। अपराध से भी। आजादी। है हक हमारी। आजादी। है जान से प्यारी। आजादी। है प्यारी प्यारी। आजादी। हौले बोलो। आजादी। अरे धीरे बोलो। आजादी। उनको डर लग रहा है कि वो पोजीशन, वो स्टेटस को मेंटेन कर पाएंगे कि नहीं मेंटेन कर पाएंगे, क्योंकि जब वो अपने बच्चों को पढ़ाने की बात करते हैं तो पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूट का हालत इतना बुरा कर दिया गया है कि वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं भेज सकते हैं, अपने बच्चों को सरकारी विश्वविद्यालय में नहीं भेज सकते हैं। अगर बाहर भेजेंगे पढ़ने के लिए तो उनकी जो गाढ़ी कमाई है वो उसकी फीस में चली जाएगी, और जब वो पढ़ करके निकलेगा तो रोजगार की कोई गारंटी नहीं है। ऐसे हालत में वो क्या करते हैं, पढ़ते इंजीनियरिंग है, उसके बाद एमबीए का डिग्री लेते हैं, और एमबीए का डिग्री लेने के बाद वो गली में घूम घूम करके रेफ्रिजरेटर बेचते हैं। बताइए कि अगर मुझे इंजीनियरिंग करना था, मैं समाज में इंजीनियर बनना चाहता था, तो मैं मार्केटिंग मैनेजमेंट से एमबीए क्यों करूं? और जब मार्केटिंग मैनेजमेंट से एमबीए किया है तो मुझे इंजीनियर बनने की क्या ज़रूरत थी? सवाल ये है कि लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। जहां रोजगार की संभावना होती है लोग उधर ही चल पड़ते हैं। अब आप देखिए, कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो हिंदुस्तान के अंदर, वो लोगों को सेलेक्ट करने के लिए नहीं होता है, वो लोगों को रिजेक्ट करने के लिए होता है। अगर कुर्सी पे जगह, ये जो मंच है इस पे 10 लोगों के बैठने की जगह है
और बाहर लाइन 10,000 की है, तो परीक्षा किस लिए ली जाएगी? सेलेक्ट करने के लिए नहीं ली जाएगी, रिजेक्ट करने के लिए ली जाएगी। इसीलिए हमारे यहाँ एग्जाम का जो मॉडल है उसको आप समझिए। सवाल ये हो सकता है कि भारत आज़ाद कब हुआ, लेकिन सवाल ये हो कि गांधी जी जब लंदन गए थे तो जो सूट पहने थे वो कहाँ बन करके आया था, उस दर्जी का क्या नाम था? आप क्या करेंगे? आज इस देश के अंदर पढ़ाई को क्या कर दिया गया है? पढ़ाई को डिग्री खरीदने का एक माध्यम बना दिया गया है। ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है, बस डिग्री लीजिए और डिग्री ऐसी लीजिए जिससे जल्दी से जल्दी रोजगार मिल जाए। अभी हमारे कुछ पत्रकार साथी बैठे हुए हैं, उनसे वो खुद अपने आप में विचार करें कि जब वो पत्रकारिता में आए थे उससे पहले कितने लोग सोचे थे कि वो पत्रकार बनेंगे। कुछ लोग इंजीनियरिंग किए, कुछ लोग ह्यूमैनिटीज में जा करके पढ़े, कुछ लोग साइंस पढ़े थे, लेकिन जब रोजगार नहीं मिला तो सोचे 1 साल का डिप्लोमा करके पत्रकार बन जाते हैं। और पत्रकारिता में जब आ गए हैं तब भी उनके साथ क्या होता है, जो वो लिखना चाहते हैं वो लिखने नहीं दिया जाता है। एडिटर कहता है कि इस लाइन को डिलीट कर दो। क्यों? क्योंकि सरकार गुस्सा जाएगी और ऐड नहीं मिलेगा। ये स्थिति है तमाम तरीके के प्रोफेशन में। एक पुलिस वाले हमारे साथ आए थे और मिले और उन्होंने कहा कि देखिए आपकी बातें हमको बहुत अच्छी लगती है, लेकिन हम आपके साथ खड़ा नहीं हो सकते हैं। हम बोले हम आपकी मजबूरी समझते हैं कि आप अगर हमारे साथ खड़ा हो जाएंगे तो आपको लखनऊ से उठा करके लखीमपुर खीरी भेज दिया जाएगा, ये बात हम समझते हैं। ये जो पूरा का पूरा व्यवस्था है जिसमें आप करप्शन को, जिसमें आप चाटुकारिता को, चमचागिरी को संस्थागत तरीके से पोष रहे हैं, कैसे वहाँ से एक बेहतर इंसान पैदा होगा? जहाँ तैयार होना चाहिए विश्वविद्यालय में लोग, वहाँ उसको विश्वविद्यालय को आपने डिग्री बेचने की मशीन बना दी है। डिग्री लेकर के वो नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहा है, उसको जब नौकरी नहीं मिलेगी तो वो देश के बारे में कैसे सोचेगा? तो लूट है मेहनत की, इसके खिलाफ उनको सोचने की फुर्सत नहीं है। सोचने की फुर्सत इसलिए नहीं है कि इंसान को इंसान नहीं रहने दिया गया है, इंसान को मशीन बना दिया गया है। मेरे दोस्त काम करते हैं कॉर्पोरेट हाउस में, और जब फ्राइडे होता है तो कहते हैं कि आज चिल मारेंगे। हम बोले आज ही क्यों चिल मारोगे, मंडे को चिल क्यों नहीं मारोगे? बोला मंडे को टाइम नहीं मिलता है। सुबह उठते हैं, भाग करके तैयार होकर के ऑफिस जाते हैं, 16 घंटा काम करके आते हैं, शरीर की ये हालत नहीं होती है, व्हाट्सएप पे मैसेज देखते देखते सो जाते हैं। और फ्राइडे नाइट जो होता है, क्योंकि सैटरडे ऑफ होता है, वो उनके लिए चिल मारने का दिन होता है। इसीलिए दिल्ली के अंदर एक आंकड़ा निकला है, सैटरडे नाइट को सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट की घटना होती है, और उसमें 2 तरीके के लोग सबसे ज़्यादा मरते हैं। एक वो जो 30 मिनट में पिज्ज़ा डिलीवरी करने वाले हैं, और एक वो जो 30 मिनट में पिज्ज़ा रिसीव करने वाले हैं। इन 2 लोगों की मौत सबसे ज़्यादा होती है सैटरडे नाइट को शराब पीकर रोड दुर्घटना में। कैसा समाज बना रहे हैं हम, कैसे लोग हम बना रहे हैं, जहाँ संवेदना नहीं बची है, इंसान मशीन हो गया है। मैं कह रहा हूँ कि इस देश का बहुसंख्यक आबादी, चाहे वो कॉरपोरेट में काम करने वाला हो, चाहे वो खेत में काम करने वाला हो, या सीमा पे जान देने वाला हो, बहुसंख्यक आबादी आज परेशान है, उसके जीवन में दिक्कतें हैं, और उन दिक्कतों को लेकर के सरकारें कुछ नहीं कर रही हैं। क्या हम इस बात को नहीं समझेंगे कि हम कौन लोग हैं? मेरा बाप खेती करते करते खेत में मर गया, और जब कर्जा नहीं दे पाया तो फांसी लगा करके हमारा चाचा जान दे दिया। हमारा भाई देश की रक्षा करते करते बॉर्डर पे जान दे दिया, और जब हम उनके हक की बात करते हैं तो हमको कहता है कि तुम सड़क पे जान दे दो। हम कहते हैं कि मोदी जी कब तक हम जान देते रहेंगे, आपकी बारी भी आएगी और हम हर एक जान का हिसाब आपसे लेंगे। ये बात मैं आपको कह देना चाहता हूँ। कब तक आप ठगते रहेंगे? कब तक एक किसान के बेटे को फौज से भिड़ाते रहेंगे? उनको शायद हमारे अंदर महज वोट को छोड़ करके, इसीलिए हमने कहा कि चाय वाला का बेटा प्रधानमंत्री बन जाने से चाय वाले का कल्याण नहीं हुआ है। महज वोट की राजनीति को छोड़ करके जब तक हम सच में लोगों के इमेंसिपेशन की बात नहीं करते हैं, चाहे वो दलित हों, पिछड़े हों, अल्पसंख्यक हों, आदिवासी हों, गरीब और किसान हों, तब तक समाज का इमेंसिपेशन नहीं हो सकता है। और इस वोट की राजनीति में जो जाति का सवाल उठ करके आता है, वो महज चुनाव जीतने के लिए होता है।
अगर सच में हम किसी खास जाति की राजनीति कर रहे हैं तो हमको देखना चाहिए कि उनके शासनकाल में जो ओबीसी होने का दावा करते हैं ओबीसी का कल्याण कितना हुआ है। हम ये देखना पड़ेगा कि जो दलित होने का दावा करते हैं उनके शासनकाल में दलितों का कल्याण कितना हुआ है। ये सवाल एक गंभीर सवाल है। इस गंभीर सवाल पर अगर हम गंभीरता से विचार नहीं करेंगे तो मैं कह देता हूं कि राजनीति महज अपनी व्यवस्था को ठीक करने के लिए होगी, सामाजिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए नहीं होगी। और जब राजनीतिक व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए नहीं होती है तो वो राजनीति समाज के लिए खतरनाक होता है, आने वाली नस्ल के लिए खतरनाक होता है। इसीलिए मैं यहाँ से इस मंच से उत्तर प्रदेश के युवाओं और छात्रों से ये अपील करना चाहता हूँ कि आने वाले चुनाव में बेशक आप जो है चुनाव ना लड़ रहे होंगे, लेकिन उस चुनाव में आपका मुद्दा जरूर होना चाहिए और तमाम राजनीतिक पार्टियों के ऊपर ये दबाव होना चाहिए कि सबको शिक्षा, सबको काम का सवाल आपको चुनाव का सवाल बनाना पड़ेगा। अगर आप इस सवाल को नहीं उठाते हैं, जात के नाम पे आपको वोट नहीं करेंगे, जात के नाम पे आपको मंत्री नहीं चुनेंगे, ये बात आपको कहना पड़ेगा। और महज घोषणा पत्र में नहीं, घोषणा पत्र तो बहुत लंबा चौड़ा इस देश में लिखा जाता है। वो जो सवाल है कि सबको शिक्षा मिलना चाहिए, वो जो सवाल है कि सबको रोजगार मिलना चाहिए, वो घोषणा पत्र से बाहर निकल करके जमीन पे उतरना चाहिए। और जमीन पे उतारने के लिए जो लोग संघर्ष कर रहे हैं उनके बारे में आप जानते हैं कि उनको किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। आपके ही प्रदेश का एक कहानी है कि जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी है वहाँ 8 छात्रों को निष्कासित कर दिया गया। क्यों निष्कासित कर दिया गया? क्योंकि विश्वविद्यालय प्रशासन में बैठे हुए पदाधिकारी के ऊपर शोषण का आरोप था, यौन शोषण का आरोप था, उसका वो विरोध कर रहे थे, तो आज उनको कॉलेज से बाहर निकालने का रास्ता दिखा गया। आज के अखबार में आया है कि हैदराबाद में फिर से एक पिछड़े लड़के ने पंखे से लटक करके अपनी जान दी थी। आज आप देखिए कि पूरे देश के अंदर क्या हो रहा है। जब साहेब गुजरात गए हैं तो 200 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उसमें जिग्नेश मेवानी को भी गिरफ्तार किया गया है। देखिए कश्मीर के अंदर 86 लोग, सरकारी आंकड़ा बता रहा हूँ, 86 लोग मारे जा चुके हैं और उनके मानवाधिकारों की जो बात करता है उसको उठा करके जेल में डाल दिया गया है। छत्तीसगढ़ के अंदर जो आदिवासियों के लिए लड़ने वाले पत्रकार हैं उनको बहुत दिनों से प्रताड़ित किया जा रहा था, अभी उनमें से कुछ लोगों को उठा करके जेल में डाल दिया गया। अब मुझे बताइए कि जो मैं एकता की बात कर रहा हूँ वो एकता जरूरी है कि नहीं है? पत्रकारों को जेल में डाला जा रहा है, मानवाधिकारों की बात करने वाले लोगों को जेल में डाला जा रहा है, दलितों आदिवासियों के लिए जो गुजरात में लड़ रहे लोग हैं उनको जेल में डाला गया है, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो लोग शिक्षा बचाने की लड़ाई लड़ते हैं उनको यूनिवर्सिटी से बाहर निकाला जा रहा है। बताइए क्या हमारा देश, क्या हमारा मुल्क संविधान के आधार पर शासन चला रहा है कि नहीं चला रहा है? ये सवाल हमको गंभीरता से सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए। अगर हम इस सवाल को गंभीरता से सोचने के लिए तैयार हैं तो हमको एकजुट होना पड़ेगा, एक मंच पे आना पड़ेगा और वो जो सवाल होगा कि हमको समाज को बेहतर करना है उसके लिए तमाम लोगों को एकताबद्ध होकर के लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आज मैं जब आ रहा था तो मुझे पता चला कि स्मृति जी भी आई हैं। स्मृति जी प्रदेश में आई हैं और प्रदेश में आकर के वो उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए नंबर बना रही हैं। इनके बारे में आप लोग एक बात ख्याल रखिएगा, ये वैसे लोग हैं जो चेहरा दिखा करके लोगों को ठग लेते हैं। इनके चेहरे पे मत जाइएगा, इनके सूरत पे मत जाइएगा, इनके नियत पे जाइएगा, क्योंकि मसला सिर्फ नीति का नहीं है। नीति में तो प्रधानमंत्री साहब भी कह रहे हैं कि हम गरीबों का कल्याण करेंगे, हम किसानों का कल्याण करेंगे। महज नीति का सवाल नहीं है, इनकी नीयत भी ठीक नहीं है। ये बात मैं आपको कह देना चाहता हूँ। अगर इनकी नीयत ठीक होती तो ये जिन मुद्दों पे चुनाव लड़ करके आए थे उन मुद्दों पे ये सीरियसली काम कर रहे होते और समाज में वो परिवर्तन दिखाई दे रहा होता और अखबार में बड़ा बड़ा फोटो खिंचवा करके लोगों को नहीं बताना पड़ता कि हम क्या काम कर रहे हैं। अगर काम होगा तो काम अपने आप दिखाना पड़ेगा, बार बार रेडियो पे उसका प्रचार और विज्ञापन नहीं करवाना पड़ेगा। और मैं ये भी बोलता हूँ कि समस्या सिर्फ गरीबों, किसानों और मजदूरों की नहीं है, समस्या उन लोगों की भी है जो कॉरपोरेट हाउस में जाकर के काम करते हैं। मेरा कुछ लोगों से बातचीत हुआ है और वो लोग इतने परेशान हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं। जो अपने आप को मिडिल क्लास कहते हैं, जो सबसे ज़्यादा मोदी का समर्थन किए थे, आज उनकी हालत भी बहुत ख़राब होने वाली है।
जो लोग पत्रकार थे, वकील थे, डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, प्रोफेसर थे, बड़ी मुश्किल से मेहनत करके समाज के अंदर अपर मोबिलिटी के आधार पे थोड़ा ऊपर आए थे, आज उनके बच्चों का जीवन इतना संकट में है कि और बेरोजगारी को दूर कर दीजिए। आप जो है 6,000 करोड़ रुपया जो टैंक खरीदने के लिए खर्च करना चाहते हैं उसको बेरोजगारी भत्ता के रूप में बांट दीजिए। स्टार्टअप इंडिया के स्कीम के तहत किसानों का कर्जा माफ कर दीजिए, बुनकरों को मशीन खरीद करके दे दीजिए, नौजवानों को लोन दे दीजिए, वो पान की दुकान खोल लेगा रेलवे स्टेशन के सामने में, वो बेरोजगार नहीं रहेगा, बम नहीं फोड़ेगा, आतंकवाद की समस्या नहीं रहेगी, युद्ध लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। क्यों गोल गोल घुमाते हैं मोदी जी? क्यों इस देश को ऐसे सवालों पर लेकर जाते हैं जिसका हमारे वास्तविक जीवन से कोई लेना देना ही नहीं है? आपके बच्चे तो नहीं मरेंगे, इत्तेफाक से आपके बच्चे हैं भी नहीं, लेकिन आपके बच्चे तो मरेंगे नहीं। किनके बच्चे मरेंगे? जिनका बाप खेत में जान दे रहा है। किसका भाई मरेगा? जो कॉरपोरेट में 16 घंटे की नौकरी कर रहा है। किसकी बहनें बेवा हो जाएंगी जिनको आज भी समाज में कहा जाता है कि पूरा घूंघट लटका करके चलो। 21वीं सदी में हर तरफ से हम ही मारे जाएं और आप ये दावा करेंगे कि हम आपको बचाने का कोशिश कर रहे हैं। क्या दौर आया है, किस दौर में हम जी रहे हैं? मतलब एक तरफ आप हमारा सब कुछ छीन लीजिए और कहिए कि ये तो हम आपके लिए ही कर रहे हैं। गजब की ब्राह्मणवादी व्यवस्था है। दक्षिणा लेकर के लोटा पंडित जी आप रख लेंगे और कहेंगे कि ये पहुंच गया आपके बाबूजी को। देखिए, ये बुर्बक बनाने का काम बंद कीजिए। अब हम पढ़ लिख लिए हैं और हमको समझ में आती है, और इसीलिए ये जो ब्राह्मणवादी सिस्टम है पहले समाज में था, आजकल राजनीति में चली गई है। इससे हमको आज़ादी चाहिए। और जब मैं बोलता हूँ ब्राह्मणवाद से आज़ादी, तो कुछ हमारे ब्राह्मण दोस्त आकर के कहते हैं कि तुम ब्राह्मण के खिलाफ क्यों बोलते हो? हमने कहा यही ब्राह्मणवाद है भाई मेरे, कि तुम समझ नहीं पाते हो कि ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद में अंतर होता है। ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद में अंतर ये होता है कि ब्राह्मण होना अपराध नहीं है, जैसे दलित होना अपराध नहीं है, लेकिन ब्राह्मण होने के बाद ये महसूस करना कि हमसे ऊपर कोई नहीं है, ये अपराध है, ये गैर कानूनी है। और ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद में फर्क इस स्तर पे होता है कि कई बार कई दलित भी समझ लेते हैं कि हम सबसे ऊपर हैं, मतलब वो दलित होकर के ब्राह्मणवादी हैं। इस बात को आप समझ लीजिए। अगर यादव कहता हो कि हम पटेल से शादी नहीं करेंगे तो वो यादव होकर के ब्राह्मणवादी है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। अगर शेख साहब कहते हो कि अंसारी से अपनी बेटी का निकाह नहीं करेंगे, मतलब वो भी ब्राह्मणवादी है। जब हम ब्राह्मणवाद बोलते हैं, इसका मतलब किसी जाति से नहीं, किसी धर्म से नहीं, किसी लिंग से नहीं, किसी पहचान से नहीं, उस व्यवस्था से है जो ऊंच नीच पे आधारित है, छुआछूत पे आधारित है, और उस ऊंच नीच को खत्म करना है, क्योंकि समता मूलक समाज बनाना है। और ये ब्राह्मणवाद राजनीति से लेकर के, अर्थव्यवस्था से लेकर के तमाम तरीके की सामाजिक व्यवस्थाओं में पाया जाता है, और हमको इस ब्राह्मणवाद से आज़ादी चाहिए। हमारे पत्रकार मित्र बैठे हुए हैं, मेहनत करके ये एक रिपोर्ट जा करके लिखेंगे और एडिटर कहेगा कि इसको मत छापो, वहाँ भी ब्राह्मणवाद काम करता है। उसको लगता है कि हमसे ज़्यादा ज्ञानी कोई नहीं है। एक गोस्वामी जी हैं, आजकल स्वामी जी का बड़ा दबदबा है। कुछ लोग मीडिया में बैठे हुए हैं और कुछ लोग सुबह सुबह आकर के कपालभाति करवाते हैं। और एक तो ऐसा मुंगेरिया पिस्तौल है कि पता नहीं वो कब बैक फायर कर जाए, गोली चलाएंगे आगे, चल जाएगा पीछे। वो स्वामी जी को भाजपा जो है चुन करके सभा में लेकर के आएगी कि कांग्रेस के खिलाफ बोलेगी, लेकिन उसको बोलने की ऐसी आदत है कि कांग्रेस से बोलते बोलते वो बीजेपी के खिलाफ भी बोलना शुरू कर देती है। दोस्तों, तो ये जो स्वामी जी लोग हैं, ये ब्राह्मणवादी लोग हैं जो समझते हैं कि उनसे ज़्यादा ज्ञानी कोई नहीं है। अभी स्वामी जी बोले हैं कि मैं जेटली से ज़्यादा बढ़िया वित्त मंत्री हो सकता हूँ। स्वामी जी, हमारा मानना है कि आप मोदी से ज़्यादा बढ़िया प्रधानमंत्री भी हो सकते हैं। असल मसला ये है कि हमेशा व्यक्ति को फोकस करके विचारधारा के सवाल को गौन कर देते हैं। हम कहते हैं कि स्वामी जी हों या शास्त्री जी हों, मोदी जी हों या गिरिराज जी हों, कोई भी हो या महाराज जी हों, सवाल व्यक्ति का नहीं है, सवाल विचारधारा का है। और जब हम विचारधारा की बात करते हैं
तो हमको समाज से ऊंच नीच नहीं चाहिए। और समाज से ऊंच नीच खत्म करने वाले जितने भी लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, गोरा हो, काला हो, ब्राह्मण हो, दलित हो, महिला हो, पुरुष हो, तमाम लोगों को एकजुट एक मंच पे आने की जरूरत है। और समानता की बात सिर्फ और सिर्फ वोट के आधार पर नहीं, शिक्षा के आधार पर भी, जिसकी बात हमारे साथी कर रहे थे कि जब वोट बराबर है तो अधिकार बराबर क्यों नहीं। जब अंबानी का वोट एक और जो जूता सिलने वाला है उसका वोट एक, तो दोनों का बच्चा एक ही स्कूल में क्यों नहीं पढ़ने जाता। इसीलिए राष्ट्रपति हो या चपरासी की संतान, सबको शिक्षा एक समान की हम बात करते हैं। सबको उसकी योग्यता के आधार पे एक समान रोजगार देने की बात करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि जो भी हमारे समाज के बेस हैं, बुनियाद हैं, उनके हर हाल में हमको रक्षा करनी पड़ेगी। चाहे वो किसान हो, बुनकर हो, मजदूर हो, उनके हक और अधिकार की बात करनी पड़ेगी। कैसे आप कहेंगे कि पूरे हिंदुस्तान के लोगों को ढोकला खाना पड़ेगा? अगर आप ये बात नहीं बोल सकते हैं तो आप कैसे कह सकते हैं कि कौन क्या खाएगा, कौन क्या नहीं खाएगा? इस बात को आप कैसे तय कर सकते हैं? हम कहते हैं कि भारत के सामने अगर कोई एक विकल्प हो सकता है तो वो लोकतंत्र का विकल्प है। भारत को बेहतर बनाने का अगर कोई एक रास्ता हो सकता है तो वो संविधान का रास्ता है। भारत के सामने अगर हमको भारत को एकजुटता का सवाल उठाना है, इसको एकजुट करके दुनिया के अंदर एक बेहतर संदेश देना है, शांति का संदेश देना है, तो हमको विविधता में एकता की बात करनी पड़ेगी। लेकिन हुआ क्या? अखलाक को इसलिए मार दिया गया कि उसके पर आरोप था कि उसके यहाँ बीफ मिला हुआ था। और पूरे देश के अंदर अभी कल की घटना है, मोहम्मद अयूब नाम के लोगों को लिंचिंग करके मार दिया गया गुजरात के अंदर। और ये तब घटना हुई है जब मोदी जी केक काटने के लिए गए हैं। एक नीरो था, जब रोम जल रहा था तो वो बंसी बजा रहा था। एक मोदी जी हैं, जब हिंदुस्तान जल रहा है ये केक काट रहे हैं। दोस्तों, ये जो परिस्थिति है समाज के अंदर, इसको गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। हम सब के बीच में एक अंतर हो सकता है। मैं बिहार से हूँ, आप उत्तर प्रदेश के हो सकते हैं। मैं मैथिली बोलता हूँ, आप अवधी बोल सकते हैं। आपकी भाषा कुछ और हो सकती है, आप भोजपुरी बोल सकते हैं। कोई हिंदू हो सकता है, कोई मुसलमान हो सकता है, कोई महिला है, कोई पुरुष है, कोई गोरा है, कोई काला है। लेकिन बताइए क्या हम लोग अल्टीमेटली इंसान हैं कि नहीं हैं? आज इंसानियत को इस तरीके से क्यों खतरे में डाल दिया गया है? क्यों किसी इंसान को उसके धर्म के चलते मारा जा रहा है? क्यों महिलाओं को कहा जा रहा है कि उसको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए? ये जो ऊंच नीच की भावना है, ये जो लोगों को बांटने की राजनीति है, हमको इसी से आज़ादी चाहिए, क्योंकि इस आज़ादी के बाद हमारा संविधान करता है और इससे हम आज़ादी लेकर के रहेंगे। आप कुछ भी कर लीजिए। ये नया नया साजिश करते रहते हैं, नई नई कोशिशें इनकी जारी रहती हैं। चुनाव जीत करके आए थे अच्छा दिन लाने के नाम पर। अभी गडकरी साहब कहते हैं कि हमारे गले की हड्डी बन गई थी, ये हमने नहीं कहा था, ये मनमोहन सिंह बोले थे। अरे मोदी जी, आप तो कहते थे कि मनमोहन बोलता ही नहीं है और अभी आप कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह बोले हैं। बात पलटने में तो आप माहिर हैं, उस्ताद हैं, तुरंत बात पलट देते हैं। अच्छा दिन आपका नहीं, काला धन वापस लाना जुमला सच क्या है? सच क्या है ये आप ही बता दीजिए। कि अभी जो आप कह रहे हैं कि 2022 तक भारत को बेहतर बनाएंगे, ये भी सच है कि 2019 में वापस में सत्ता आने के लिए एक नया जुमला गढ़ा जा रहा है, ये आप ही बता दीजिए। ऐसा पहली बार हुआ है कि हिंदुस्तान में एक ऐसी सरकार बनी है जिसकी योजनाएं 2019 तक के लिए नहीं है, 2022 तक के लिए है। मतलब ये पहले से रोड मैप तैयार कर रहे हैं कि देखिए 2019 तक तो हुआ नहीं, लेकिन 2022 में जरूर इसको कर देंगे। ये वही मसला है, 1990 से राम मंदिर बना रहे हैं, लेकिन अभी तक डेट नहीं बताए हैं कि बनेगा क्या। इसका जो साजिश है, इस साजिश को आपको समझना पड़ेगा कि ये हमेशा जनता का जो असली सवाल है, उस सवाल को छोड़ करके जो बिला वजह की चीज़ें हैं उस तरफ लोगों को लेकर के जाते हैं। हम कहते हैं कि मैं अगर विद्यार्थी हूँ, मेरे लिए सबसे ज़रूरी सवाल क्या होगा? मेरे लिए सबसे ज़रूरी सवाल शिक्षा का सवाल होगा। अगर मैं नौजवान हूँ तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी सवाल क्या होगा? मेरे लिए सबसे ज़रूरी सवाल रोजगार का सवाल होगा। अगर मैं महिला हूँ तो मेरे लिए सबसे ज़रूरी सवाल क्या होगा? कि मैं पढ़ सकूँ, मुझे रोजगार मिले, मैं पुरुषों की बराबरी में अपनी ज़िंदगी को जी सकूँ। अगर मैं दलित हूँ तो मेरे सामने सबसे बड़ा सवाल क्या है? कि आत्मसम्मान से अपनी ज़िंदगी को मैं जी सकूँ।
अगर समाज के अंदर आप अपने आप को किसी आइडेंटिटी, किसी पहचान के साथ जोड़ करके रखते हैं, तो आपके सामने सबसे बड़ा सवाल क्यों? और आप देखिए कि किसी भी सवाल पे आज के समय में बमुश्किल कोई राजनीतिक दल है जो गंभीरता से काम करती है। उत्तर प्रदेश आया हूँ, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री भी महिला रही हैं, लेकिन बताइए कि इस हॉल में कितनी महिलाएं बैठी हुई हैं? एक व्यक्ति के कल्याण से पूरे समाज का कल्याण नहीं हो जाता है। एक चाय वाले के बेटे के प्रधानमंत्री बन जाने से सभी चाय बेचने वाले के बच्चे का कल्याण नहीं हो जाता है। ऐसा अगर देखेंगे तो इस देश में कई सालों से पिछड़े मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन पिछड़ों का कल्याण नहीं हुआ है। इस सवाल को हमको गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। जब तक हम समाज में महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं और महिलाओं की सम्मान की बात करेंगे तो कितनी अजीब स्थिति है। छोड़ दीजिए एक आम महिला की, मुख्यमंत्री रही हुई महिला के बारे में कहा जाता है कि वो बेश्या हैं, और उनके जवाब में उनके जो मैंने कहा चाटुकारिता हमारी राजनीति में कूट कूट करके भरी हुई है, तो उसके जवाब में क्या बोलते हैं कि उसकी बेटी को हाजिर करो। मतलब इधर काटो तो मेरी उंगली, उधर काटो तो मेरी उंगली। भाई साहब, अल्टीमेटली परेशान तो महिला ही हो रही है। चाहे बीजेपी वाले बहन मायावती जी को कुछ बोलें या बसपा वाले वो जो बोलने वाला व्यक्ति है उसकी बेटी के बारे में कुछ बोलें, अंततः आप ये दिखाते हैं कि पुरुष किस तरीके से महिलाओं को दोयम दर्जे का समझते हैं। जब तक हम महिलाओं को पुरुषों के बराबर लेकर के नहीं आते हैं, हम कैसे समतामूलक समाज बनाएंगे? जब तक हम राजनीति के इतिहास नहीं मालूम है, हमारे परिवार के लोग स्वतंत्रता सेनानी थे, हमारे नाना स्वतंत्रता सेनानी थे और उनको स्वतंत्रता सेनानी का पेंशन मिलता था। और ये अंग्रेजों से चापलूसी करने वाले, देश को जाति और धर्म पे बांटने वाले मुझे देशभक्ति का सर्टिफिकेट थमा रहे हैं। नहीं चाहिए आपके देशभक्ति का सर्टिफिकेट। देश हमारा है, हमको पता है कि इसकी भक्ति हमको कैसे करनी है, इसीलिए हम देश की बात कर रहे हैं। क्योंकि आप देश नहीं हैं, इसीलिए हम आपके खिलाफ बात कर रहे हैं, और आपके खिलाफ बात करने से हमको कोई घबराहट नहीं होती। और हमारी बातें, हमारी लड़ाई इस देश को बेहतर बनाने की लड़ाई है। और आप जो बोलते हैं बार बार कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो उस पर भी हमारा एक बहुत बड़ा सवाल है। इस देश के अंदर अगर 80% हिंदू आबादी है, तो इस देश के अंदर जो गरीब लोग हैं उस गरीब में भी 80% गरीब हिंदू होंगे कि नहीं होंगे, ये बात मुझे आप बताइए। अगर 80% गरीब हिंदू होंगे तो आप जो लोगों के खिलाफ नीतियां बनाते हैं, आप जो देश को बेचने का काम करते हैं, आप बताइए कि आप हिंदुओं के पक्ष में काम करते हैं कि हिंदुओं के खिलाफ काम करते हैं? ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आप जब इस देश के अंदर FDI लेकर के आएंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश खुदरा क्षेत्र में, बताइए लखनऊ की सड़कों पे किसका दुकान बंद होगा? सिर्फ मुसलमानों का दुकान बंद होगा कि हिंदुओं का दुकान भी बंद होगा? ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ये जात धर्म के नाम पे देश को बांटने की राजनीति बंद कीजिए। हिंदू हो या मुसलमान हो, सबके पास पेट है, सबको रोजगार की जरूरत है। अगर आप उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं तो आप हमको धर्म का पाठ पढ़ाना बंद कीजिए। हम समझते हैं कि हमारा धर्म कभी नहीं कहता कि दूसरे धर्म के लोगों का जान ले लो, और आप ये लव जिहाद, ये जो है घर वापसी, 4 बच्चा 10 बच्चा, गाय गोबर, बीफ सुअर, ये करना बंद कीजिए। ये आपका धंधा है, ये हमारा काम नहीं है, इससे हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। और ये जो समाज के अंदर नफरत की राजनीति है, इसको छोड़ करके हमको अपने मुद्दे पे आने की ज़रूरत है। और मुद्दा जो मैं बोल रहा हूँ वो महज सरकार का क्रिटिसिज्म नहीं है, मैं उसका कॉन्क्रीट एग्जाम्पल, आपको ठोस उदाहरण मैं आपके सामने दे रहा हूँ। क्या कहा था इन्होंने कहा था कि 1 साल में 2 करोड़ रोजगार पैदा करेंगे। सरकार का डेटा है, सरकार कहती है कि 1 साल में 1,35,000 लोगों को रोजगार दिया गया। मुझे बताइए कि आप 125 करोड़ लोगों के देश की बात करते हैं, 125 करोड़ लोगों का नेता होने की बात करते हैं, और आप 2 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं दे पाए। आपके वादा कहाँ गया, आपका इरादा कहाँ गया? ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। एक सवाल उठा करके बता दीजिए। योजना आयोग को बंद कर दिया गया। योजना आयोग को बंद करने के बाद जो उसके अंतर्गत SC ST
पिछड़ा, महिला, तमाम तरीकों को जो फंड दिया जाता था, उस फंड का आवंटन बंद कर दिया गया। एक तरफ SC ST पिछड़ा का फंड बंद कर दीजिए और दूसरी तरफ कहिए कि हम तो पिछड़ा प्रधानमंत्री हैं। देखिए, ये चालबाजी करना बंद कीजिए, आपका हकीकत हमको समझ में आता है। और ये जो एंटी पीपल पॉलिसी है, इस पॉलिसी को हम लोगों के बीच लेकर के जाएंगे। ना आपकी पुलिस रोकेगी, ना आपका सेडिशन का कानून रोकेगा, ना आपका जूता रोकेगा, ना आपका टमाटर रोकेगा। ये बात हमको रोकने वाला नहीं है। एक जगह जब टमाटर फेंका गया तो हमने कहा कि फेंक क्यों रहे हो, दे ही दो, इसका खाना बना लेंगे, क्योंकि टमाटर तुम्हारे राज्य में बहुत महंगा है। हमको खाने के लिए टमाटर नहीं है, तुमको फेंकने के लिए टमाटर है। बहुत अच्छी बात है। हमको इसी गैर बराबरी की व्यवस्था से आज़ादी चाहिए और ये आज़ादी हम लेकर के रहेंगे। ये बात उनको हमने कहा। दोस्तों, बातें करने के लिए बहुत सारी हैं, बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, लेकिन जब हम समाधान की बात करते हैं तो उस समाधान में हम ये कह रहे हैं कि इस देश के अंदर किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं, उनके कर्जे को माफ़ करना पड़ेगा। जो विद्यार्थी हैं, चाहे वो किसी भी जाति से आते हों, उनको पढ़ने के लिए एक मिनिमम आर्थिक सहायता सरकार को मुहैया करानी पड़ेगी। और जो नौजवान हैं, उनको उनकी योग्यता के हिसाब से, अगर हम 10वां पास हैं तो हमको हमारी औकात के हिसाब से नौकरी दे दीजिए। अगर हम PhD पास हैं तब भी हमको हमारे औकात के हिसाब से नौकरी दे दीजिए। हम बने इंजीनियर हैं, हमसे एक्वागार्ड मत बिचवाइए, ये काम हम नहीं करने वाले हैं। अगर इंजीनियरिंग किए हैं तो इंजीनियर का काम ही करेंगे, अगर डॉक्टरी किए हैं तो डॉक्टर का ही काम करेंगे। हमको हमारी योग्यता के हिसाब से रोजगार दे दीजिए। और अगर रोजगार नहीं दे सकते हैं तो हमको बेरोजगारी भत्ता दीजिए, क्योंकि हम किसी भी आतंकवादी संगठन के पास जा करके उससे 2 लाख रुपया लेकर के अपने शरीर में बम बांध करके अपने समाज के लोगों को नहीं मारना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ऐसी परिस्थिति ही ना हो कि पहले समाज में बम फूटे और फिर उस बम से बचाने के लिए बम स्क्वाड बनाया जाए। हम कहते हैं कि बम फूटे ही नहीं, हम कहते हैं कि युद्ध हो ही नहीं, झगड़ा हो ही नहीं, टैंक खरीदना ही ना पड़े। क्यों 6000 करोड़ रुपया का टैंक खरीदा जाए? क्यों पाकिस्तान से युद्ध किया जाए? हम कहते हैं कि हमारे लोग पाकिस्तान के बम से नहीं, भूख से मर रहे हैं। हम कहते हैं कि हमारे लोगों के भड़काने से नहीं, अपनी बेरोजगारी और गरीबी से तबाह होकर के अपराध का अपना रास्ता अख्तियार कर रहे हैं। आप गरीब